हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर लिमिटेड स्टूडियो। सो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एंड इसके पहले की क्लास में हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कर लिया, बायो-सेवर्ट लॉ कर लिया, इसका एप्लीकेशन कर लिया करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, राइट। फिर उसके बाद बच्चों हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ किया, एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसका एप्लीकेशन किसके लिए, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट सोलेनॉइड के लिए हमने डेरिवेशन निकाला। आज से बच्चों टॉपिक जो स्टार्ट होना है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मूविंग चार्ज पर फोर्स रखना, फोर्स जितना लगता है उसकी वैल्यू हम आपको बताएंगे। चलिए कुछ याद दिला दूं आपको आगे बढ़ने के पहले बेटा, कि आपने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू चार्ज का, राइट, और इसे आप अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और क्यू चार्ज का पार्टिकल है प्लस क्यू, तो इस पर लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई, राइट। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पे लगने वाली फोर्स जो होती है फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, ये मैंने बताया था। पॉजिटिव चार्ज के लिए जिस डायरेक्शन में फील्ड जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, यस और नो। बट यदि चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फील्ड की। जैसे ये फील्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और आपने यदि चार्ज रखा है द चार्ज इज नेगेटिव क्यू, सो फोर्स कितना बनेगा, F इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इनटू ई। क्लियर बेटा। सो F इज इक्वल्स टू, यदि Q को मैं बाहर कर लूं, सो दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई। मतलब जो फोर्स लगने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता था, राइट। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो क्या उस पर भी कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड पे लगने वाला फोर्स निकालना है। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे, दोनों फील्ड अप्लाई करेंगे, और दोनों फील्ड अप्लाई करने के बाद हम फोर्स निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो दोनों फील्ड, तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो और ये चार्ज मूवेबल होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रेस्ट चार्ज में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अभी आपको प्रूव भी कर दिया जाएगा कि अगर आपके पास चार्ज रेस्ट है, समझ गए, अगर रेस्ट है मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, मतलब रेस्ट अगर चार्ज है, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट देन देयर विल बी नो फोर्स। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है बट मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर। सो हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे, एफ बी, और बाद में हम नेट फोर्स भी निकाल सकेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक, टोटल करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। तो टॉपिक है, बना लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field experience a force, which means that a moving charge in a magnetic field experiences a force। बेटा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को आप, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप जो है मैग्नेटिक फील्ड पे लगते हैं तो इस पे फोर्स लगता है। ठीक है ना, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स लगा करता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है,
इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप? इसका मतलब आप ये निकालिए कि बेटा जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है, तो बेटा अपोजिटली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, यस और नो? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट बनती है। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने के रिजल्ट में इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। मतलब बेसिक क्या है इस प्रॉब्लम का? बेसिक ये है कि कंडक्टर पे फोर्स तो लगता है, बट उसकी वजह क्या है? इन मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगना, ठीक ना? बिकॉज ये चार्जेस जो अंदर हैं ये मूविंग है, तो इन मूविंग चार्जेस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया? तो हमें इन्हीं मूविंग चार्जेस पे फोर्स देखना है, ठीक है? अब ये फोर्स किस तरीके से लगेगा वो हम देखते हैं, है ना? ये फोर्स जो है किस तरीके से लगेगा पहले हम उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपने पास में एक प्लेन है और इस प्लेन में एक मैग्नेटिक फील्ड कन्वे हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इसकी डायरेक्शन वी साइड में है। ओके, हाँ ये देखिए वी साइड में है। तो अब देखिए, अगर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का रूल होता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, करंट उसी डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है। क्लियर? तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। क्या हो गई ये? इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर? और अब देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन का एंगल अगर थीटा है, तो लगने वाला फोर्स जो होगा वो बी और वी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब करंट के, ठीक है, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गई? इस पे लगने वाला फोर्स, तो चार्ज कंडक्टर कहाँ की तरफ? इस प्लेन के बाहर ऊपर की ओर फोर्स फील करेगा। क्लियर हो गया? आपको समझ में आया? मतलब प्रैक्टिकल यदि सीन की बात की जाए तो देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कन्वे हो रहा था एक शीट के अंदर, है ना? मैं यहाँ पे एक शीट बना देता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देख लीजिए, एक यहाँ पे शीट है जो रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स एक्सिस है और ये जमीन का वाई एक्सिस है। मान लीजिए आपका जमीन का फ्लोर है, तो इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड कन्वे हो रहा था। क्लियर हो गया? यहाँ से एक चार्ज किसी ने भेजा और ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस डायरेक्शन में ये जमीन में जाने लग गया। तो देखिए ध्यान से कि बी और वी जो है वो इसी प्लेन में है। क्लियर? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी वी क्रॉस बी, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा दैट इज उसकी डायरेक्शन होगी क्या? वी क्रॉस बी। ठीक है ना? वी क्रॉस बी। तो आप अपने राइट हैंड को वी की डायरेक्शन में रखिए, राइट हैंड की उंगलियों को, और इसे बी की तरफ घुमाइए। तो वी को बी की तरफ आप घुमाएंगे, वी को आप बी की तरफ रोटेट करेंगे, तो देखिए जो वेक्टर जनरेट होगा वो वी क्रॉस बी कहाँ जनरेट होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में। क्लियर ना? इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ये जो होगी ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और ये दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, बी के और वी के। और इस तरीके से हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा वो शीट को छोड़ के ऊपर उठना शुरू कर देगा। ये जो प्लेन है इसको छोड़ के ऊपर उठेगा। क्लियर हुआ? ओके, तो अब हम इसका लॉ लिखते हैं। देखिए ये फोर्स कितना होता है? ये फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस बी। ये बनता कैसे है? देखिए एक्चुअली ये लॉ ये इस तरीके से बनता है। एक्सपेरिमेंटली लॉरेंज ने पाया कि जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है बेटा? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है ना? साइन थीटा मतलब इनके बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो तीनों को मर्ज, और फिर एक चीज और, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सबको मर्ज कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? एफ बी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा के क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है?
सो एफ इज इक्वल्स टू के की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 होती है एसआई यूनिट में। सो दिस इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है बेटा? के कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना, कोई सा कांस्टेंट, उसका नाम नहीं है कुछ, ठीक है बच्चों, के कांस्टेंट है, उसका कोई नाम नहीं है, के की वैल्यू 1 है। अब देखिए यदि मैं वेक्टर फॉर्म लगा दूं बेटा, तो ये मैं कहूंगा क्यू वी बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन कहाँ जाएगी बेटा, एन कैप जाएगी। क्लियर? और वी बी साइन थीटा एन कैप को क्या मैं वी क्रॉस बी लिख सकता हूँ वेक्टर के रूल से? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स बन के आ चुका है। ओके, सो दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया? तो ये बात एक्चुअली यहाँ से आती है, जो आपका फोर्स का लॉ बनता है वो यहाँ से बनता है, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो अब हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये देखिए एफ एम मैग्नेटिक फोर्स कर दिया है इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, या अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप किसकी डायरेक्शन है बेटा, इस फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की है ना, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन वी एंड बी। अब यदि देखिए आप इसकी जगह क्यू की जगह माइनस क्यू ले लेंगे, है ना, क्यू की जगह क्या ले लेंगे, माइनस क्यू ले लेंगे। क्लियर है? तो हो गया, होगा क्या यहाँ पे बेटा, मैग्नेटिक फोर्स जहां पे क्यू था वहां पे क्या आएगा, माइनस क्यू। क्लियर? और बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, ये सोनू। तो इस माइनस के इम्पैक्ट से पहले जो डायरेक्शन अपवर्ड जा रही थी, अब माइनस के कारण फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, बैकवर्ड है नहीं, डाउनवर्ड, क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो अगर निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस पर फोर्स इस सीन में कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि करंट कहाँ हो जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो करंट पीछे की ओर चलेगी, नेगेटिव चार्ज में करंट अपोजिट चलेगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि आप इस डायरेक्शन को, इस चीज को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो। चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फर्स्ट केस में लगाइए। ये फर्स्ट केस है अपना, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर एडजस्ट कर लीजिए। कर लिया आपने? हाँ तो कर लीजिए, लेफ्ट हैंड की फिंगर को, राइट को मत करिएगा। अब देखिए जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको रखिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इस तरीके से। क्लियर? और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसे रखिए करंट की डायरेक्शन में। तो देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है सामने, दिखा आपका कुछ एंगल बन रहा होगा थोड़ा सा। बताइए आपका थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर, मतलब इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ क्लियर हो गया। अब जस्ट अगर आप अपने अंगूठे को नीचे की ओर कर दीजिए, कर दिया आपने, तो देखिए केस नंबर 2 प्रेजेंट हो जाएगा। इस सीन में आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वहीं सामने की तरफ है। क्लियर? बट जो करंट हो गई, क्योंकि निगेटिव चार्ज इधर की ओर आ रहा है, तो करंट जाएगी पीछे की तरफ, तो आपका जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, वो समहाउ यहाँ पे रहेगा। यस और नो? और अब देखिए आपका थंब नीचे की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, तो फोर्स कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यस। तो इस तरीके से आप यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल आप जो है निकाल सकते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब स्पेशल केस देख लीजिए, अगर v इक्वल टू 0 रख देंगे यहाँ पे, तो बताइए क्या कोई फोर्स लगेगा, नो, मतलब रेस्ट चार्ज पे किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगता है। अगर आपके पास चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0। क्लियर? यस। सो स्टेशनरी चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। क्लियर की नॉट क्लियर? दूसरा, अब ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, राइट? मतलब कहने का है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज अगर मोशन करे, मतलब v जो है वो b के आइदर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0 होगा। सो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, that is if the charge particle is moved parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, then the magnetic force will be 0. Clear?
अब मैक्सिमम फोर्स की बात कर लेते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री मारता है, ये देखिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये है, राइट, और चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर एंट्री मार रहा है, ये देखिए, तो इस सीन में वी और बी के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर आप रखेंगे, दैट इज द चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो उस समय बेटा साइन 90 सबसे बड़ा होता है, और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। क्लियर की नॉट क्लियर? तो आपके पास जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ इक्वल टू कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो साइन 90 पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? साइन 91 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू वी बी। क्लियर की नॉट क्लियर? तो इस समय फोर्स जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्लियर? तो ये देख लीजिए इस समय पे फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी, राइट। तो ये था हमारा, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या कहलाएगा? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। डन। ये हमारा लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अभी अभी हमने आपको बता दी इसकी डायरेक्शन आपके पास लेफ्ट हैंड रूल की, ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? ये देखिए जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेच योर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन सच दैट योर मिडिल फिंगर dictating the direction of electric current, okay, index finger representing magnetic field, then thumb will represent the direction of force or direction of motion, क्योंकि जहां फोर्स लगेगा वहीं मोशन होगा। क्लियर हो गया? यस। सो इफ द सेंट्रल फिंगर, forefinger and thumb of a left hand are stretched mutually perpendicular, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे जाएं, ओके, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द करंट, सेंट्रल फिंगर करंट को दिखाए, फोर्स किसको दिखाए? सॉरी, जो आपकी फोर फिंगर है वो किसको दिखाए? मैग्नेटिक फील्ड को। देन जो थंब होगा वो किसको पॉइंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कहलाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हो गया बेटा? इसको आप लोग जो है, कुछ लोग ईएमएफ के नाम से कुछ पढ़ते हैं और कुछ मदर फादर चाइल्ड के नाम से पढ़ते हैं। बेटा ये जो फिंगर होती है इसको मदर बोलते हैं, अपनी उंगलियों में भी आप लिख लीजिए। जो इंडेक्स फिंगर है वो मदर है। क्लियर हो गया? और जो मिडिल फिंगर है वो चाइल्ड है। तो अगर ये मम्मी है और ये बेटा है तो अंगूठा क्या होगा? पापा, फादर। क्लियर हो गया? हाँ, फादर मदर चिल्ड्रन के नाम से बोला जाता है इसको, या ईएमएफ के नाम से बोला भी जाता है। ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड एफ फॉर फोर्स। क्लियर हो गया? हाँ, सी फॉर करंट, करंट मतलब चाइल्ड, एम फॉर मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड एफ फॉर फोर्स, फोर्स यानी कि फादर। क्लियर हो गया? यस। अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लगता है तो उस पे लगने वाला फोर्स एफ इक्वल टू कितना होता है बेटा? क्यू इंटू ई। और मैग्नेटिक फील्ड पर लगने वाला फोर्स एफ एम इक्वल टू कितना होता है? अभी आपने देखा क्यू और ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। बताइए यस कि नो? तो अगर दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं तो क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं? क्यू ई प्लस क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। क्लियर? सो क्यू बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके। So when a charge q moves with velocity v in a region which both electric and magnetic field exist, then इस केस में जो लॉरेंज फोर्स होगा वो ये दिया जाएगा। ओके। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपने देख लिया कि कितना फोर्स एक्ट करता है। बच्चों आ गया समझ में? आता कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, ये वाला टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है ना, ये हमने कर लिया है। अब देखिए मूविंग चार्ज पर क्योंकि हमने फोर्स निकाल लिया है, अब हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन अ
करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक क्या था? अभी तक हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज की एंट्री कराई थी। तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, दिस वाज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ चार्ज वाज एंटर्ड फ्रॉम हियर लाइक, ओके, इस तरीके से एक चार्ज एंट्री करा, और जैसे ही वो एंट्री करता है उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है अपवर्ड। क्लियर बेटा? ये ऐसे एंट्री करता है इसी प्लेन में और इस पर फोर्स लगने लगता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस पी। ठीक है बेटा? अब देखिए, यदि इसी को हम दूसरे व्यू में देखें कि एक हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास में रखा हुआ है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, एंड ऑल यू नो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है बी में। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वे सब के सब मूविंग चार्ज है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इनकी सबकी जो अब करंट बन रही है, पहले कहाँ बन रही थी? आपके पास पहले करंट डाउनवर्ड बन रही थी, इस बार करंट कहाँ बनेगी? अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहे हैं तो करंट कहाँ बनेगी? अपवर्ड बनेगी। यस और नो? तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, करंट अपवर्ड है। क्लियर? तो सब में कहाँ फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। यस और नो? ये देखिए इस वाली स्लाइड में हमने आपको बताया था, ये देखिए डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था? क्योंकि करंट पीछे की ओर जा रही थी। तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, हर सब इलेक्ट्रॉन में एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके कारण ये पूरा का पूरा कंडक्टर डाउनवर्ड मूव करेगा। बताइए करेगा कि नहीं करेगा? तो यही टॉपिक अब हमको निकालना है कि ये फोर्स कितना होगा। सो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर बेटा? कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर हम फोर्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए आइए हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकालने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके सामने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है और ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्लियर है? इस कंडक्टर की लेंथ आपने एल मान ली है, सो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इक्वल्स टू एल, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये थीटा डिग्री एंगल बना रही है। ओके, मतलब करंट भी थीटा डिग्री एंगल बनाएगी फील्ड के साथ आगे आने वाले समय में, राइट ना? तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा सेक्शन डीएल लेंथ का मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरे सेक्शन में उपलब्ध हैं, पूरे सेक्शन में घूम फिर रहे हैं। यस और नो? तो हमने छोटे से शुरुआत करी, यहाँ पे हमने एक डीएल लेंथ का सेक्शन ले लिया और मान लिया कि उस डीएल लेंथ के सेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब करंट कैसी जा रही होगी? नीचे की तरफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा यहाँ पे कि इस तरीके से देखिए कि करंट जा रही है नीचे की तरफ। क्लियर बेटा? और यहाँ पर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ। क्लियर? तो राइट हैंड थंब रूल से देखिए, अपनी उंगली को अपने सामने तरफ करिए, मिडिल फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड को, इंडेक्स फिंगर को इधर की तरफ राइट साइड में। तो देखिए अंगूठा आपका ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर? नहीं जा रहा? जा रहा कि नहीं जा रहा? मतलब आपका जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? अपवर्ड लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, करंट जा रही है इधर की तरफ और फील्ड जा रहा है इधर की तरफ, मतलब करंट और इसके बीच में फील्ड कितना हो गया? थीटा हो गया। क्लियर? एंगल थीटा हो गया। और इस पे जो फोर्स लगेगा आपके पास में वो अपवर्ड लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका
ये वाला हैंड जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट को। तो फोर्स कहाँ लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की ओर। क्लियर है बच्चों? तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर हो गया। अब मैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स निकालता हूं। तो ऑल यू नो फोर्स इक्वल टू होता है क्यू वी बी, क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। ओके, सो फोर्स एक्सपीरियंस ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे क्यू की जगह क्या बैठा हुआ है? माइनस ही। यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ही। वी की जगह इसकी वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड बी तो फील्ड है कि नहीं है बच्चों? अब देखिए ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है, कहने का मतलब लेट देयर बी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एन मान लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझिएगा यहाँ पे एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एन है। एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यस कि नो? मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, मतलब देखिए एन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर कि नॉट क्लियर? यदि इसको इस नजरिए से नहीं देख सकते तो एक तरीका हमारे पास में और है कि हम ये मान लेते हैं लेट देयर आर टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एन। टोटल इलेक्ट्रॉन हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल एन। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कैपिटल एन। सो स्मॉल एन, अगर एन इलेक्ट्रॉन है वी वॉल्यूम में, तो वी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं बेटा? कैपिटल एन। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे? एन अपॉन वी। एन अपॉन वी, इसको बोलते हैं स्मॉल एन। क्लियर कि नॉट क्लियर? यही थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा? तो अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो वी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एन इंटू वी। और एन, मैं वी को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं। तो ये हो गया एन ए एल। एन ए एल। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वी वॉल्यूम, मतलब इस पूरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। यस और नो? एंड ऑल यू नो कि इतने इलेक्ट्रॉन, ये नंबर्स हैं, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एन ए एल इंटू ई। बताइए होगा कि नहीं होगा? तो ये जो टोटल चार्ज आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली एल लिख दिया, बट छोटा सा अगर लेंथ है तो मेरे को यहाँ पे डीएल लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अगर हमने डीएल लेंथ में निकाला है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? डीएल। ओके, सो देखिए इफ एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट डीएल इक्वल्स टू एन ए डीएल। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये छोटे से सेक्शन में इतने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, राइट? तो इस सेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना होगा? ऑल यू नो फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। होता है कि नहीं होता? तो क्यू की जगह मैं क्या रख दूंगा? देखिए क्यू मतलब फोर्स होता है क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। होता है कि नहीं होता? तो क्यू की जगह ये आ चुका है टोटल चार्ज एन ए डी एल। ये देख लिए एन ए डी एल ई, राइट? तो ई निगेटिव रख देंगे क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। एंड वी क्रॉस बी की जगह वी डी क्रॉस बी। हो गया कि नहीं हुआ? अब यदि आप इसको अलग अलग समेट लें, ठीक ना, तो क्या बन जाएगा? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँ माइनस को बाहर लाइए, स्मॉल एन, फिर ए, सॉरी ई, फिर ए और वी डी, एन ई ए वी डी। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए एक सेकेंड, यहां तक आपने बिल्कुल समझ लिया अच्छे से। अब इसके बाद में इसको इरेज कर देते हैं आगे समझाने के लिए। ये देखिए हमारे पास
हम यहाँ तक आ चुके थे, इस सेगमेंट तक हम आके बैठे हुए थे। क्लियर है? हाँ। अब देखिए, यदि मैं कुछ क्वांटिटीज को साथ में ले लूं, एन को ले लूं, माइनस बाहर कर दूं, ई ले लूं, एरिया ले लूं, राइट, और वीडी जो अंदर बैठा है, अगर मैं वीडी को बाहर बुला लूं, बट वीडी वेक्टर था, तो वीडी का वेक्टर मैं किसको दे देता हूं? डीएल को दे देता हूं। किसको दे देता हूं? डीएल को, क्योंकि वीडी की डायरेक्शन में ही डीएल है। ठीक है ना? वीडी की डायरेक्शन में ही क्या मान लिया हमने? डीएल वेक्टर। क्लियर है बेटा? तो वीडी क्रॉस बी को क्या मैं डीएल क्रॉस बी लिख सकता हूं? अब एन ई ए वी डी, जब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करंट निकलवाई थी, तब मैंने बताया था आई इक्वल्स टू होता है एन ई ए वी डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए, ये बन जाएगा, है ना? अच्छा, एक चीज, रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इक्वल्स टू माइनस एन ई ए वी डी, ये आई हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई है कि जो वीडी है, वीडी की डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है कि नहीं है? वीडी की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है कि नहीं है? और वीडी की डायरेक्शन ऊपर की ओर आ रही है, और करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो ये जो मैंने यहाँ पे वीडी हटाया है, ये डीएल को एक माइनस साइन दे करके जाएगा। क्यों? क्योंकि वीडी जो है वो अपवर्ड जा रहा है, और डीएल जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि डीएल जो है वो करंट की डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या बन गया हमारे पास में? आई, ये माइनस साइन माइनस को कैंसिल कर दिया, और क्या बन गया? डीएल क्रॉस बी। ठीक है? तो ये बन गया हमारे पास में आई डीएल क्रॉस बी, छोटा सा फोर्स लगने वाला। क्लियर हो गया? हाँ, ये देखिए, where I equals to I equals to NA VD and negative sign represent that the direction of DL is opposite that of VD। यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो DL की डायरेक्शन है वो VD के क्या है? अपोजिट है। ठीक है? जो हमने माइनस साइन लिया है, ठीक ना, तो वो VD को बाहर तो लाए हैं, हम VD को बाहर लेकर के आए हैं, बट DL को अंदर करे हैं। तो VD की डायरेक्शन में लाने के लिए DL को हमको एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि करंट एलिमेंट में डीएल कौन सी डायरेक्शन लेता है? जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और वीडी अपवर्ड है। यस और नो? तो वीडी वीडी की डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, अगर हम वीडी बाहर आ रहे हैं और डीएल को अंदर दे रहे हैं, तो हमें डीएल की जगह माइनस डीएल लिखना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो बाद में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, राइट? तो ये बन गया आई डी एल क्रॉस बी, छोटा सा फोर्स। नाउ टोटल फोर्स इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर देंगे डीएफ का, आई डी एल क्रॉस बी, और आई बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, एंड डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल क्रॉस बी। क्लियर? सो फोर्स क्या बन गया? फोर्स बन गया आई फोर्स वेक्टर इक्वल टू आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी। क्लियर बेटा? सो फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी। कोई दिक्कत? और यदि आप इसको ओपन कर देंगे, तो फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में आई एल क्रॉस बी का क्या होता है? एल बी साइन थीटा। ठीक है? और इसको आप लोग बिल साइन थीटा भी बोलते हैं, याद करने के लिए इसको दुनिया के लोग बिल साइन थीटा भी बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो आप देख सकते हैं कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो ये एक आई है और ये एक एल है। क्लियर ना? और फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? यानी करंट जो है परपेंडिकुलर जाएगी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? चलिए, अब इसको हम लोग थ्योरेटिकल वे में एक बार देख लेते हैं।
फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सेम है, इस बार करंट ऐसी जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गया है। ये कंसिडरेशन इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। I equals to consider a conductor of length L, area of cross section A, carrying current I placed in a magnetic field at an angle theta as shown in figure. If the number density of electron in the conductor in N, मतलब कि N का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर बेटा, वो N है। ओके, तो N इक्वल्स टू स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाई V, ठीक है बेटा। ओके, तो अगर हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन n है, स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू n इंटू वी हो जाएगा। बोलिए यस की नो। कैपिटल N इक्वल्स टू n इंटू वी जाएगा। नाउ n v की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ, यस और नो। तो एरिया इंटू लेंथ हो गया, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, आ गया। ओके, okay, now as the force acting on an electron equal to evd into b sin theta where vd is the drift velocity, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है evd b sin theta, यस और नो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, देखिए यहाँ पे ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं कि नहीं है, तो इनका टोटल चार्ज जो बनेगा वो कितना बनेगा, Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, ये टोटल चार्ज हो गया। एंड यू नो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। सो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पे मैग्नेट्यूड फॉर्म से लेके, तो क्यू यहाँ पे वी की जगह वी डी आएगा। क्यू कितना है, एन ए एल ई है कि नहीं है, तो एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा, क्लियर है बेटा। नाउ एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा, नाउ एन को ले लीजिए, ई को ले लीजिए, ए को ले लीजिए, वी डी को ले लीजिए, एन ई ए वी डी, ठीक है बेटा। और क्या बच गया, एल बच गया और बी बच गया, ये बच गया साइन थीटा। क्या ये आई होता है, एन ई ए वी डी आई होता है कि नहीं होता, तो ये क्या बन गया, आई एल बी साइन थीटा, क्लियर है। तो ये है अपने पास में फोर्स, क्लियर है। एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड की जा सकती है, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है, ये थोड़ा छोटा है, बट जो मैंने आपको पहले बताया ना, ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें सारा डायरेक्शन वगैरह क्लियर है, पूरे वेक्टर फॉर्म से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक ना। इसमें केवल स्केलर फॉर्म से किया हुआ है, ठीक ना, ये केवल कौन सा फॉर्म है, स्केलर, क्लियर ना। हाँ, तो आपको जो अच्छा लगे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। दोनों एक्सप्लेन हमने कर दिया है। अगला टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपके पास में पेयर ऑफ कंडक्टर हैं, ये देखिए, ये है टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनके बीच में हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है ना। ये देखिए टॉपिक है हमारा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक है बेटा। तो हमको यहाँ पर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, क्लियर है बेटा। चलिए देखते हैं, तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स हम कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं इसको रफली वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देख लीजिए, मान लीजिए दो कंडक्टर हैं, एक में करंट जा रही है I1 और एक में करंट जा रही है I2, क्लियर बेटा। अब ये देखिए, जो पहला कंडक्टर है, पहले कंडक्टर के कारण इस प्लेस में फील्ड बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। तो राइट हैंड थंब रूल की डायरेक्शन में, राइट हैंड की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखिए, करंट कंडक्टर I1 को, और देखिए आपकी उंगलियां यहाँ अंदर आ रही हैं, मतलब इस लोकेशन पे यहाँ जो फील्ड बन रहा है वो बन रहा है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, बन रहा कि नहीं बन रहा, यस।
अब इनवर्ड पोजीशन पे मान लीजिए इस कंडक्टर से यहाँ की दूरी, दिस डिस्टेंस इज डी, क्लियर है? तो डी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा B1, सो B1 कितना निकलेगा, इक्वल टू, याद करिए एक कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना बताया गया था, कंडक्टर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया गया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, याद है? तो B इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई की जगह करंट कितनी जा रही है, I1 डिवाइड बाई 2 पाई डी, डिस्टेंस यहाँ पे डी है, क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए इस फील्ड में एक दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट है जिसमें करंट I2 जा रही है। तो जब कोई एक्सटर्नल फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उस पे फोर्स लगता है। सो व्हाट इज द फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फर्स्ट, यस और नो? सेकेंड कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स फर्स्ट की वजह से इक्वल टू, क्या पता है आपको, ILB साइन थीटा, यस और नो? पढ़ा है ना फोर्स का फॉर्मूला, बिल साइन थीटा, पढ़ा है ना बच्चों? तो बिल साइन थीटा, तो बी कितना है बेटा यहाँ पे, B1 है मैग्नेटिक फील्ड, करंट कितनी जा रही है, I2, और साइन कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और करंट जा रही है ऊपर की ओर, क्लियर? तो यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है वो देखिए किसके किसके बीच में होती है, आई और बी के बीच में, जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें डायरेक्शन किसके किसके बीच में होती है, आई और बी के। तो आई और बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 90 डिग्री, बिकॉज बी अंदर जा रहा है जेड एक्सिस में और आई ऊपर है, क्लियर, साइन 90। तो फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, B1 की वैल्यू रखता हूँ म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, क्लियर बेटा, इंटू I2, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, क्लियर? और L भी लिखना पड़ेगा, तो मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ L है तो यहाँ पे L भी लिख रहे हैं, बिल साइन थीटा, क्लियर हो गया बेटा? सो दिस इज L। क्या बन गया, फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, क्लियर की नॉट क्लियर? यदि मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो F21 अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, क्लियर हो गया बेटा? ये सेकेंड कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स है बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। अब मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल देता हूं, देखिए अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड देखिए स्क्रीन से अंदर की तरफ होगा, करंट करिए ऊपर की तरफ, देखिए थंब आपका इस तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा है, सो दिस इज फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ 1, राइट? चलिए ये वाला पार्ट तो हो गया। अब हम निकालते हैं I2 के कारण इसमें जो फील्ड जाएगा I1 में। तो देखिए I2 की डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, तो थंब रखेंगे और I1 की तरफ देखिए, आपकी उंगलियां, पाम जो है बाहर की ओर उंगलियां निकल रही होंगी, मतलब यहाँ पे फील्ड आउटवर्ड है, यस कि नो? निकल रही कि नहीं निकल रही बच्चों, निकल रही होंगी, तो फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है, तो फील्ड निकल गया, तो फील्ड निकल गया है और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फोर्स भी लगेगा। फील्ड की वैल्यू लिख देता हूं, इसका फील्ड कितना होगा, B2। सो व्हाट इज B2, B2 इज इक्वल्स टू अगेन म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, बताइए होगा कि नहीं होगा? इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण फील्ड यही होता है। अब फोर्स निकालते हैं, तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बिकॉज ऑफ 2 इक्वल टू BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। तो फील्ड कौन सा लग रहा है, B2, करंट कौन सी फ्लो रही है, I1, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L, और एंगल कितना होगा, साइन 90, क्लियर की नॉट क्लियर? सो F12 इक्वल टू बी की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, यही है ना, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी मल्टीप्लाइड बाई I1 इंटू L, और साइन 90 की वैल्यू 1, क्लियर की नॉट क्लियर? सो अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लूं, सो दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, क्लियर की नॉट क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर से लेफ्ट हैंड लीजिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लीजिए अपने आंखों की तरफ, बाहर की तरफ, अपने आंखों की तरफ, क्योंकि आउटवर्ड आ रहा है, आ रहा है, और
करंट लीजिए ऊपर की तरफ, देखिए आपका थंब जो है राइट साइड में आ रहा होगा कि नहीं हो रहा? सो दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बिकॉज ऑफ 2, राइट साइड में हो रहा होगा। करंट ऊपर करिए, करंट ऊपर करिए, फील्ड आपकी आंखों की तरफ, इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर आपकी आंखों की तरफ, वो करंट ऊपर की तरफ, तो अंगूठा आपका राइट साइड में जाएगा, जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा, अट्रैक्शन हो रहा, मतलब दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? और ध्यान से देखिए दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल आई है, ये दोनों सेम आए हैं, F21 इक्वल टू F12, यस और नो? और दोनों की फोर्स पर यूनिट लेंथ भी सेम है। क्लियर? सो यू हैव सीन F12 इज इक्वल्स टू F21, दोनों फोर्स इक्वल हैं। क्लियर? ऑल्सो फोर्स पर यूनिट लेंथ F12 अपॉन L इज इक्वल टू F21 बाई L। ठीक है बेटा, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं फोर्स F12 इज इक्वल्स टू F21 का मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L बाई डी। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? यस। और देखिए बेटा, यदि आप यहाँ पे लेंथ को आप 1 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, इफ L इक्वल्स टू 1 मीटर, तो जो फोर्स आएगा F12 इज इक्वल्स टू F21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी। इसको हम और क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे कर सकते हैं और ज्यादा, इसको हम लिख सकते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2I1 I2 बाई डी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए, अब यहां से हमें डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होता है। यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है। देखिए 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बन सकती है, अभी आपने देखा, यहां पर आपने देखा कि, देखो बेटा, याद याद रखो, मैं इसमें एल होना था, F1 F2 2I L, इधर पे एल कर लो, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे एल था बच्चों, तो एल लिख दिया हमने। अब देखिए इसमें भी करंट आई सपोज कर लीजिए और इसमें भी करंट आई सपोज कर लीजिए, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स जो लगेगा इसमें, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन डी का फोर्स लगेगा। क्लियर बेटा? अब देखिए इसमें मेरे को 1 एम्पियर डिफाइन करना है, सो F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, करंट दोनों में सेम है, I1 भी सेम है, I2 भी सेम है, तो I इंटू आई, यहाँ पे आप लिख सकते हो I इंटू L बाई डी। क्लियर? अब आप कंसिडरेशन लेते हैं, इफ फोर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो भी 1 मीटर है। ठीक है ना? तो आइए सारी चीजों को लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ब्रैकेट में 2I स्क्वायर, क्योंकि I इंटू आई स्क्वायर हो गया था, L होल बाई डी। तो यदि मैं वैल्यू पुट करूं बेटा यहाँ पे, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 4 पाई, सॉरी, F मैंने लिखा कितना, F मैंने लिखा है 2 इंटू 10 की पावर -7। यस, तो F की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7। आप जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हुआ करता है, 10 की पावर -7। यहाँ पे 2 हो जाएगा, आई स्क्वायर हमें निकालना है, और L मतलब 1 मीटर, और ये भी 1, सब कुछ। तो देखिए इधर भी 2 इंटू 10 की पावर -7 बचा, इधर भी 2 इंटू 10 की पावर -7 बचा, और आई स्क्वायर बचा, ये क्या हो गया, कैंसिल।
तो आई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब आई इक्वल्स टू 1। मतलब 1 एम्पियर कौन सी करंट होती है? व्हाट इज 1 एम्पियर? तो 1 एम्पियर डिफाइड होती है यहाँ से कि 1 एम्पियर, अगर दो कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई जाए जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और कंडक्टर की खुद की लेंथ भी 1 मीटर हो, तो वो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो यहां से ये हमने डेरिवेशन भी बना लिया और हमने करंट की डायरेक्शन भी निकाल दी। ठीक है, अब क्विकली ये डेरिवेशन हम एनिमेटेड व्यू में देखते हैं। आइए देखते हैं। तो क्विकली हम डेरिवेशन एनिमेशन फॉर्म में देखते हैं। ये देखिए, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स। क्लियर? चलिए, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो ये हमारे पास पहला कंडक्टर है पी क्यू, जिसमें ये इन्फिनेटली लॉन्ग कंडक्टर है और करंट I1 फ्लो हो रही है। सेकेंड कंडक्टर है RS, जिसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R ले रखी है। मैनुअली अभी मैंने किया था तो हमने D ली थी डिस्टेंस, यहाँ पे R ले रखी है। तो देखिए, पहले कंडक्टर के कारण करंट I2 जहाँ पे जा रही है, फील्ड कैसा बनेगा? इनवर्ट जाएगा, जाएगा ना इनवर्ट बेटा। और यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? F21। यस, तो अब देखिए हम फोर्स निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा B1 पर, वो कितना बनेगा? μ0I1/2πr। यस, μ0I1/2πr फील्ड बन गया B1। RS पर भी फोर्स लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, करंट भी जारी है। तो बाय द फॉर्मूला बिल साइन थीटा, तो B की वैल्यू कितनी है? μ0I1/2πr से, है ना। बिल साइन थीटा समझ में आप लोग को मैंने कैसे लगाया? फोर्स टू 1 इक्वल टू बी। तो बी कौन सा होगा बेटा? बी ये जो होगा, ये वाला बी। तो BIL साइन थीटा, तो कि बी और उसकी खुद की करंट I2 और खुद का लेंथ L, n साइन 90। तो बी की वैल्यू पुट कर दी, तो बी की वैल्यू ये पुट कर दी आपने, फर्स्ट वाले कंडक्टर का जो फील्ड है। तो μ0I1/2πr, राइट, इनटू करंट सेकेंड वाले की I2, लेंथ है L और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो कितना हो गया? μ0I1/2πr। क्लियर बेटा? ये देखिए आ गया है μ0I1/2πr। ठीक है, जो μ0I1/2πr दिख गया। दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। सिमिलरली बेटा, जो I2 है, I2 के कारण I1 पर भी फील्ड प्रोड्यूस होगा। और B1 जो यहाँ पे है, B1 एक्ट परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन बाय द डायग्राम, एंड राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है बेटा? इस डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात आपको सबको? चलिए, अब सेकंड देखिए, सेकंड वाला केस। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है I2 के कारण फील्ड प्रोड्यूस होगा I1 के ऊपर, लेंथ I1 जिससे करंट फ्लो हो रही है उसके ऊपर, एंड दैट इज इक्वल टू फील्ड B2। तो B2 कितना होगा बेटा? यहाँ पे देखिए, μ0I2/2πr इन मैग्नीट्यूड, राइट। और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर I1 रखा हुआ है, तो उसके कारण फिर से बनेगा फोर्स इक्वल टू बिल साइन थीटा लगा करके, बी की जगह μ0I2/2πr, करंट की जगह I1 और L की जगह L एंड साइन 90। आप फोर्स देख लीजिए, F12 लगेगा राइट साइड। क्लियर बच्चों? सो F12 इक्वल टू आ गया μ0I1/2L/2πr। डन? यस। तो बच्चों यहाँ पर दोनों फोर्स आपने देखे सेम आ रहे हैं, चाहे वो F12 हो चाहे F21 हो, एंड दिस इज इक्वल्स टू F इक्वल टू μ0I1/2L/2πr। क्लियर? यदि आप फोर्स पर यूनिट लेंथ करेंगे तो लेंथ को, F को नीचे ले आइए, L को, तो क्या बन जाएगा? F/L इक्वल टू μ0I1/2πr। ठीक है बच्चों, ये बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, यदि चलिए, तो अब करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे?
ट्रैक करेंगे। क्लियर है? यस। तो बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, द कंडक्टर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड हेंस अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में। बट यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों इतना? आप खुद से बना करके देख सकते हैं। देखिए ऐसे बना लीजिए आपको यदि चेक करना हो। सबसे पहले देखिए इसका फील्ड करंट इसके ऊपर की ओर है, तो इधर पे फील्ड कैसा बनेगा? क्रॉस फील्ड, इनवर्ड बनेगा। अब लेफ्ट हैंड ले करके चेक करिए फोर्स कितना होगा। तो लेफ्ट हैंड में फील्ड अंदर की तरफ, आपकी उंगली अंदर की तरफ, करंट डाउनवर्ड जा रही है। ओके, करंट कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड। तो देखिए आपका अंगूठा राइट साइड में आएगा, राइट। तो ये फील्ड इधर बाहर की ओर है। अब देखिए इसमें क्योंकि करंट डाउनवर्ड है, यस, तो राइट हैंड रूल से क्योंकि करंट इसमें डाउनवर्ड जा रही है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से यहां पर फील्ड कैसा होगा? देखिए इधर पे अंदर की ओर, इस वाले पे क्रॉस फील्ड जाएगा अंदर की तरफ, राइट। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लीजिए, अभी आपने इससे डायरेक्शन निकाली राइट हैंड थंब रूल से, ठीक ना। तो राइट हैंड थंब रूल से आपने डायरेक्शन निकाली कि इस पर जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, इस वाले पर डायरेक्शन अंदर की तरफ फील्ड। अब फील्ड अंदर है, अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, करंट की डायरेक्शन ऊपर करके, तो आपका थंब इस तरफ पॉइंट होगा, मतलब फोर्स एक दूसरे को अपोजिट लग रहे हैं, मतलब कंडक्टर क्या होंगे? रिपेल करेंगे। तो बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, हैंस रिपेल ईच अदर। अब ये डेफिनेशन ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना निकाला है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। यस, ये निकाला आपने। यदि आप I1 I2 को 1 एम्पियर ले लें, इफ I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर और R इक्वल्स टू 1 मीटर, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन आएगी। करके देख लीजिए, आप यहाँ पे डेरिवेशन कर लीजिए। देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ आप ले लें 1 मीटर, मतलब सॉरी, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये आपको निकालना है, तो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर आप 1 मान लीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, फोर्स इंटू 10 की 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है, और नीचे बैठा हुआ है 2 पाई। I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर, और यहाँ पे हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर। अच्छा, 2 पाई तो हम पहले ही रख सकते हैं, सॉरी, आर की वैल्यू 1। तो देखिए 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, कितने बार कैंसिल हो गया? 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो फोर्स आपके पास कितना बन गया? आपके पास में फोर्स आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। मतलब 1 एम्पियर वो करंट होती है जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए कंडक्टर्स को एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगी? 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, न्यूटन का फोर्स। सो 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इफ पास्ड in each of the two parallel conductor of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum causes conductor to experience a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? तो अगर पर मीटर पे 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो ऐसी जो करंट होती है वो 1 एम्पियर करंट होती है। डन? तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड आपको थ्योरेटिकली एक बार और आप इससे डेरिवेशन कर लीजिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, ठीक है ना। तो पहले F1 निकाल लीजिए, फिर F2 निकाल लीजिए, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो ट्रैक करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है ना। और 1 एम्पियर करंट की डायरेक्शन आप जो है हमारी इस शीट से या उधर से कर लीजिएगा आप, पीपीटी से, ठीक है। दोनों में हमने आपको बता दिया है।